हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और लेक्चर है 26। तो देखें बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक कहना चाहिए। मतलब लेसन नंबर 9 में एक अलग हट के पढ़ने जा रहे हैं। अब तक बच्चों हमने क्या पढ़ा? मिरर्स पढ़े, दर्पण, लेंस पढ़े और प्रिज्म पढ़े। ये 3 चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाशिक यंत्र, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं, उसका कारण हम बता रहे हैं कि अभी हमने ये पढ़ा, मिरर्स पढ़े, लेंस पढ़े, प्रिज्म पढ़ा। तो हम ये सोच रहे थे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इनका करेंगे क्या। तो बच्चों इनका उपयोग इन प्रकाशिक यंत्रों में किया जाएगा। तो प्रकाशिक यंत्र ये वो उपकरण हैं जो कि दर्पणों, लेंसों और प्रिज्म से मिलकर बने होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र। जैसे प्रकाशिक यंत्र कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे प्रक्षेपण यंत्र, दैट इज प्रोजेक्टर्स होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी स्लाइड को हम किसी पर्दे पर, छोटी सी स्लाइड है हमारे पास या कोई छोटा सा चित्र है, कोई फोटो है, उसको हम प्रोजेक्ट करके दीवार पर बड़ा करके देखते हैं, तो वो क्या होता है? प्रोजेक्टर। इस यंत्र में इन्हीं का इस्तेमाल होता है बच्चों, जो हमने मिरर और लेंस पढ़े थे। और सूक्ष्मदर्शी, बच्चों हम अपनी आँख से सब कुछ नहीं देख सकते। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जीव जंतु जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं और बहुत से सूक्ष्म कण हैं, उनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उस जगह हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। यानी ये बहुत छोटी से छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा प्रतिबिंब, कई हज़ारों गुना बड़ा प्रतिबिंब करके हमें दिखाती है। उसकी स्ट्रक्चर समझने में आसानी होती है हमें, वो होती है सूक्ष्मदर्शी। एक होगा दूरदर्शी। दूरदर्शी बहुत सारे पिंड, बहुत सारी वस्तुएं हमसे बहुत दूर होती हैं, तो हम उनको स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो उनको देखने के लिए हम किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे? दूरदर्शी का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो दूरदर्शी दूर स्थित वस्तुओं को देखने के काम आएगी। इनकी डिटेल चर्चा माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी क्या कहेंगे बच्चों? माइक्रोस्कोप, और दूरदर्शी टेलीस्कोप। इन दोनों को डिटेल में हम इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने एक इंट्रोडक्शन दिया कि प्रकाशिक यंत्र होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखें आज हम इनमें से क्या पढ़ेंगे। आज हम इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आज हम एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। आप एक काम करिए, अपनी आंखें बंद करके देखिए बच्चों। एक दिन आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और फिर दैनिक दिनचर्या करके देखें, तो आपको कितना अटपटा लगेगा, बहुत अटपटा लगेगा आपको। ये दुनिया लगेगी ही नहीं। तो बच्चों ईश्वर ने हमें सबसे बड़ा वरदान दिया है, मानव नेत्र। ये भी एक प्रकाशिक यंत्र है जो कि प्राकृतिक है, जो कि हमें ईश्वर ने दिया है। ईश्वर का वरदान है ये। अगर ये नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं। बिना आँख के हम बिल्कुल, हमारा अस्तित्व ही खत्म सा होने लगता है। हम किसी भी प्रकृति के नज़ारे का दर्शन नहीं कर सकते, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते बिना देखे। तो मानव नेत्र हमारे लिए क्या है बच्चों? एक गॉड गिफ्ट है। तो आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो इन प्रकाशिक यंत्रों को पढ़ने से पहले सबसे पहले ईश्वर की बनाई हुई चीज़ से शुरुआत करते हैं, जो कुदरत ने हमें दी है। ठीक है बच्चों, वो क्या है? मानव नेत्र। तो मानव नेत्र की बनावट देखेंगे, हम आँख से कैसे देख लेते हैं, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा आज के लेक्चर में होगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको, मानव नेत्र को बच्चों। तो देखें मानव नेत्र बच्चों लगभग 25 मिलीमीटर का एक गोले के आकार का होता है। जो हमारी आई है
अप्रॉक्सीमेट 25 मिलीमीटर का गोला। जैसे हमारी आँख, हमें सामने से हम अपनी आँख देखते हैं बच्चों, तो वो हमें थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। हमारी आँख, जैसे आपको आँख का केवल फ्रंट दिखाई देगा बच्चों, फ्रंट दिख रहा है, लेकिन आँख पीछे एक गोलाकार शेप में है। जैसे मेरे हाथ में ये गोल चीज़ है, इस तरीके से आँख है बच्चों, जो कि अंदर यहाँ भी है। हमें केवल पारदर्शी, जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, वही हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो आँख को अगर बाहर निकाल के देखा जाए तो वो गोलाकार आकृति की दिखाई देगी बच्चों। तो आँख की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे, कैसे बनी है, क्या क्या है इसमें। तो देखें बच्चों, आपने कैमरा देखा है, आपने क्या देखा है, कैमरा देखा है ना कैमरा। तो बच्चों, आँख भी एक कैमरे की तरह ही है। कैमरे में फ़ोटो बनता है, फ़ोटो खींचता है, पर्दे पर चित्र बन जाता है। जिस भी वस्तु का हम फ़ोटो खींचते हैं तो उसका चित्र बन जाता है पर्दे पर। इसमें भी एक पर्दा होता है आँख के अंदर, और कैमरे में लेंस होता है, इसमें भी लेंस होता है। लेकिन अंतर क्या है, कैमरा मनुष्य ने बनाया है और आँख ईश्वर ने बनाई है, नेचर ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है बच्चों। तो देखें, तो मानव नेत्र भी एक प्रकाशिक यंत्र है, एक कैमरा है। तो अब चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। मैंने साइज़ की बात की, अप्रॉक्सीमेट। अलग अलग व्यक्तियों के साइज़ अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, अलग अलग व्यक्तियों के साइज़ अलग अलग होते हैं। कोई पतला कोई होता है, कोई मोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। वैसे ही आँख का ये एक एवरेज साइज लिखा गया है। अब इसकी बनावट पर पहुँचते हैं। तो देखें बच्चों, सबसे पहले आता है सबसे ऊपर का हिस्सा, एक सफ़ेद रंग का, एक जो पूरी आँख है वो सफ़ेद रंग के आवरण में बंद रहती है, जिसे हम दृढ़पटल कहते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा बच्चों, सबसे पहले का हिस्सा क्या है, दृढ़पटल। पूरी आँख हमारी इसी दृढ़पटल के अंदर सुरक्षित है। ये आँख को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, आँख की रक्षा करता है। तो ये आँख का रक्षा कवच है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दृढ़पटल। सबसे ऊपर का भाग ये मैंने यहाँ दिखाई दे रहा है, दृढ़पटल। तो ये है बच्चों दृढ़पटल। यहाँ लिखते चलते हैं, एक क्रम से पढ़ते चल रहे हैं, जिससे आपको स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी। दृढ़पटल, इस पटल के अंदर एक काले रंग की झिल्ली होती है बच्चों, जिसे हम कोरोइड कहते हैं या रक्तक पटल कहते हैं। तो कार्य भी समझते चलें। सबसे पहले सबसे बाहर का आवरण जो था वो दृढ़पटल था, ये आँख की सुरक्षा करता है बच्चों। फिर उसके बाद किसका नंबर आया, इसकी अंदर की जो अंदर की सतह है दृढ़पटल की, वो काले रंग की झिल्ली से। बच्चों ये बीच में जो दिखाई दे रहा है आपको, बीच में ये शेडेड हिस्सा जो दिखाया है, ये इसके बाद ये क्या है, काले रंग की एक झिल्ली है। चूँकि ये काले रंग की है, इसलिए इसका काम क्या है कि इस आँख में जो भी प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको अवशोषित करती है, जिससे कि वो आंतरिक परावर्तन होने से रोकती है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन न हो। तो वो क्या है, रक्तक पटल। अब रक्तक पटल के बाद एक लेयर और आती है बच्चों, एक झिल्ली और आती है, एक पारदर्शी झिल्ली और आती है। ये बनी होती है बच्चों कोशिकाओं से, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, ऑप्टिकल सेंसिटिव सेल्स से बनी होती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, उसको क्या कहेंगे, दृष्टि पटल। तीसरी जो लेयर है बच्चों क्या है, दृष्टि पटल, जिसको रेटिना कहते हैं। यही आँख, जैसे कैमरे में पर्दा होता है जिस पर चित्र बनता है, वैसे ही आँख में ये रेटिना पर्दे का काम करता है। इसी रेटिना पर ही बच्चों प्रतिबिंब बनेंगे, जिनको हम देखते हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंसिटिव सेल से बना होते हैं, ऑप्टिकल सेंसिटिव सेल्स। अब ये सेल्स दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक शंक्वाकार और एक दंडाकार सेल होते हैं। दंडाकार सेल्स कोशिकाएं, दंडाकार कोशिकाएं यानी रॉड शेप्ड सेल्स। दूसरा, दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी इसमें, एक दंडाकार एक शंक्वाकार।
शंक्वाकार कोशिकाएं आप लिख ही लेंगे, यानी कोन शेप्ड सेल्स, कोन शेप्ड सेल्स। तो प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से ये मिलके बना है ये वाला पर्दा जो सबसे अंदर तीसरी परत है आँख की, वही क्या है, दृष्टिपटल, रेटिना, इसी पर ही प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों। तो ये आँख के ऊपरी आवरण की बात की है। अभी और चलते हैं। अब इसी रेटिना पर, ठीक है बच्चों, ये जो रेटिना है, जो तीसरी परत है, इस रेटिना पर एक पीले रंग का स्पॉट होता है, पीले रंग का। ये स्पॉट प्रकाश के लिए बहुत ज़्यादा संवेदी होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और यहीं पर जब प्रतिबिंब बनता है तो हमें क्लियर प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, एक गड्ढा सा होता है यहाँ रेटिना पर, उसी को क्या कहते हैं बच्चों हम, पीत बिंदु, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। ठीक है बच्चों, तो मैं इसे हटाऊंगा, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट। हाँ बच्चों, एक बात और बता दें, मैंने अभी बताया ये जो रेटिना है बच्चों, 3 लेयर आपको दिख रही थी। सबसे ऊपर दृढ़पटल, फिर रक्तक पटल, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हमने बनाया है, ये इतना, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये खाली खाली, ये रेटिना है बच्चों। ठीक है, अभी मैं एक रफ दूसरा चित्र और बनाऊंगा, उससे पूरा सारांश समझा दूंगा तो और आसानी से समझ में आएगा। ये बच्चों, ये जो झिल्ली है, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसी में ये येलो स्पॉट है। ये सब प्रकाश संवेदी तंत्रिकाओं कोशिकाओं से मिलकर बना है ये रेटिना। तो मैंने ये बताया था कि 2 प्रकार के सेल हैं, एक रॉड शेप्ड और एक कोन शेप्ड। इनका फंक्शन और बता दूं बच्चों, ये जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं, ये हमें प्रकाश की तीव्रता का बोध कराती हैं। कि हम कहते हैं ना कि प्रकाश कम है या ज़्यादा है, रोशनी का जो अंदाज़ लगाते हैं हम, कि मतलब प्रकाश की इंटेंसिटी, तीव्रता के लिए का बोध कौन कराता है, का ज्ञान कौन कराता है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, दंडाकार कोशिकाएं तीव्रता का आभास कराएंगी हमें। और शंक्वाकार कोशिकाएं जो होंगी बच्चों, वो हमें रंगों का ज्ञान कराती हैं कि ये हरा रंग है, ये लाल रंग है। अगर हमें हमारी आँख में अगर ये शंक्वाकार सेल्स न हों तो हमें पूरी दुनिया एक ही रंग की दिखाई देगी, सब चीज़ें एक रंग की, सब एक ही रंग का दिखाई देगा सब बच्चों। ये कलर्ड रंग बिरंगी दुनिया दिखाई नहीं देगी। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है। हम तुरंत कह देते हैं कि ये हरा है कि नीला है कि पीला है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो हम रेटिना तक पहुंच गए थे। अब रेटिना से प्रकाशिक तंत्रिकाएं चलती हैं बच्चों, प्रकाशिक तंत्रिकाएं, ऑप्टिकल नर्व्स। तो ये ऑप्टिकल नर्व्स मस्तिष्क में जाती हैं। कहाँ जाती हैं बच्चों, मस्तिष्क में। ठीक है, तो जब, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा शोर हो रहा है, अभी हम बताते हैं। तो बच्चों, जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसकी सूचना मस्तिष्क तक कौन पहुँचाएगा, प्रकाशिक तंत्रिकाएं। और मस्तिष्क उस वस्तु के प्रतिबिंब का, उस वस्तु के आकार का, रंग का पूरा बोध कर लेता है और वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो ये ब्रेन को गई हैं बच्चों। तो मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं जा रही हैं, ये तंत्रिकाएं आँख में जहाँ प्रवेश कर रही हैं, वहाँ भी एक बिंदु होता है। ये यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता 0 होती है। यहाँ ये प्रकाश सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पर जो भी प्रकाश पड़ेगा उसका बोध नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु, यानी ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या है बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट। तो एक ब्लाइंड स्पॉट और एक येलो स्पॉट। येलो स्पॉट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। इस रेटिना का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा है येलो स्पॉट। जब येलो स्पॉट पर प्रतिबिंब बनता है तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो बच्चों, ये तो हो गई बैकग्राउंड की बात, जो कि हमें दिखता नहीं है। ये हमारे चेहरे पर दिखता नहीं है ये पोर्शन, हमें आगे का पोर्शन दिख रहा है। ये पीछे का पोर्शन था जो हमारे कहना चाहिए चेहरे के अंदर है। ठीक है बच्चों, अब फ्रंट पर आ जाते हैं, जो कि तुम्हें दिखाई देता है। आप शीशा देखते हैं, अपनी आंख देखते हैं, तो जो दिखाई दे रहा है वो सामने का हिस्सा है। तो देखें बच्चों, ये इन 2 लाइन को छोड़ दीजिए। ये आप ये मान लीजिए ये पलक हैं, आंख बंद है इस समय।
ठीक है, ये पलक हैं। आँख यहाँ पलक खोलेंगे यानी ये हट जाएंगे, आँख यहाँ से स्टार्ट होगी। तो बच्चों आँख जहाँ से स्टार्ट होगी, अभी मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, एक सेकंड, अभी समझ में आएगा आपको। ये एरो गलत लगा हुआ है, बाद में लगाएंगे। हाँ बच्चों, अब बात चल रही थी फ्रंट की। तो सबसे पहला भाग, फ्रंट की बात हो रही है, सामने से जब आँख को देखते हैं तो सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है वो है ये दिख रहा है बच्चों। मैं साइड से हो लेता हूँ, दिखाता हूँ। ये पोर्शन, ये सबसे ऊपर का आवरण, ये कहलाता है बच्चों कॉर्निया। क्या कहलाएगा? ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों? कॉर्निया कहलाएगा। तो आँख पर जो भी प्रकाश पड़ता है सबसे पहले कॉर्निया में से ही प्रवेश करता है। फिर कॉर्निया के बाद के पीछे एक द्रव भरा रहता है, एक खारा द्रव होता है बच्चों, जिसको हम जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जलीय द्रव। तो इस जलीय द्रव के बाद बच्चों एक पर्दा और होता है, ये पर्दा है बच्चों, यहाँ मैं स्पष्ट बना दूंगा, अभी समझते चलें। एक पर्दा होता है अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? आइरिस कहते हैं। ये जो पर्दा है, ये जो पर्दा है कॉर्निया के बाद, यानी आइरिस और कॉर्निया के बीच में जलीय द्रव भरा था, और ये जो पर्दा है ये आइरिस हो गया। इस पर्दे के बीचों बीच में बच्चों एक छेद होता है। आप अपनी आंख देखते हैं तो देखें ऐसे दिखाई देती है आपको अपनी आंख, एक ये चीज़ दिखाई देती है, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, और यहाँ पर एक स्पॉट दिखाई देता है बच्चों, ये वही छेद है। इसी में से प्रकाश प्रवेश करता है आँख के अंदर। बाकी का अपारदर्शी है ये हिस्सा सब कैसा है? अपारदर्शी। इसी को बच्चों हम नेत्र तारा कहते हैं या पुतली कहते हैं। आपने देखा होगा पुतली छोटी हो जाती है और बड़ी भी, फैलती भी है, छोटी भी होती है, पुतली का साइज चेंज होता रहता है। तो ये द्वार है आँख का, शटर है, ये क्या है? जैसे कैमरे में शटर होता है, तो ये शटर है, ये छोटा बड़ा प्रकाश कितनी मात्रा में अंदर जाना है आँख के अंदर, ये तारा डिसाइड करेगा। इसी में से अंदर प्रकाश जाएगा, आँख के अंदर जो भी प्रकाश जाना है। तो ये क्या है बच्चों? नेत्र तारा। यहाँ ठीक बीचों बीच में ये पर्दा था, इसके बीचों बीच में यहाँ जो छेद है वही क्या है बच्चों? नेत्र तारा है। ये मैं हटा दूँ, आप ये नोट कर चुके हैं, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। देखो यहाँ तो मैंने समझा ही दिया, आप शीशे में देखना, इस गोल गोल इस आकृति के अंदर एक डार्क सा आपको स्पॉट दिखाई देगा, वही बच्चों नेत्र तारा है। इसको पुतली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख की पुतली। बच्चों बोर्ड थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा है, आप इंतज़ार करें बच्चों, मैं ये नहीं चाह रहा आपका ज़्यादा समय लूँ, लेकिन समझाना भी है। ये क्या है बच्चों? नेत्र तारा। इसी का खेल है बच्चों, प्रकाश यहीं से प्रवेश करेगा। पुतली, दैट इज पुपिल। आगे बात समझ में, हम ऐसे बना सकते हैं कि देखो, ये सबसे पहले ये कॉर्निया थी बच्चों, कॉर्निया के बाद आएगा इरिस, ऐसे यहाँ पर गैप होगा, ऐसे समझ लें, ठीक है। और यहाँ फिर आएगा लेंस, जो कि मसल, सीलरी मसल्स से अभी समझाऊंगा इसको। तो यहाँ छेद होता है बच्चों, यहाँ चित्र में बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गई है ना, इसलिए। तो ये जो छेद है यही है बच्चों पुतली। फ्रंट से देखने पर ये गोल गोल दिखाई देगा, ये आँख का साइड व्यू है, जैसे हमने आँख को वर्टिकली ऐसे काट दिया हो तब ऐसी दिखाई दे रही है, फ्रंट व्यू नहीं है, फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा। तो ये प्यूपिल हो गया बच्चों, और ये इरिस था, आइरिस, ठीक। तो पुतली का काम क्या है बच्चों? आप एक प्रयोग करके देखना, बहुत ज़्यादा रोशनी में से आना, जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी हो, जैसे धूप निकल रही हो, बाहर से दौड़ते हुए आए और अपने दिन में ही अपने अंदर वाले कमरे में गए जिसका बल्ब ऑन नहीं है,
तो आप देखेंगे कि वहाँ आपको कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। दिन है लेकिन वहाँ रोशनी कम पहुँच रही हो, ऐसे कमरे में जाना और बल्ब भी बंद हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप एक काम करें, थोड़ी देर खड़े रहें वहाँ, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, फिर आपको लगेगा अरे अब तो चीज़ें दिखने लगी। ठीक है ना, ऐसा होता है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ये जो पुतली है इसका साइज छोटा बड़ा होता है, यानी ये शटर खुलता है बंद होता है। ये आँख डिसाइड करती है कि हमारी आँख में कितना प्रकाश आना चाहिए। बच्चों अगर मैं टॉर्च लूँ, रात का समय हो, आप जा रहे हैं और टॉर्च को मैं आपकी आँख पे मार दूँ तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता उधर आप, और जबकि आपकी आँख में तो बहुत सारा प्रकाश जा रहा है, फिर क्यों नहीं देख पा रहे आप? तो होता क्या है कि भाई ज़्यादा प्रकाश में भी हमें दिखाई नहीं देता, जैसे कहते हैं चौंध पड़ रहा है आँख पर। तो ये आँख डिसाइड करती है कि हमें कितनी मात्रा आँख के अंदर प्रवेश करनी है। तो जब ज़्यादा रोशनी है तो ये पुतली छोटी हो जाती है सिकुड़ के, यानी वो द्वार छोटा हो जाता है जिससे कम प्रकाश अंदर जाए। तो जब आप धूप से आए थे तो आपकी पुतली छोटी थी। अब जब कमरे में गए जिसमें बल्ब ऑन नहीं था, दिन के समय में भी रोशनी कम थी, तो आपको वहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा था क्योंकि पुतली छोटी थी, द्वार छोटा था उसको। अब जब आप कम रोशनी वाले कमरे में आए हैं तो अब वो आँख ये डिसाइड कर रही है कि इस पुतली को मैं चौड़ा कर दूं, जिससे पुतली जब चौड़ी होगी तो ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे, अब ये क्रिया सेकंड में तो हो नहीं आएगी, थोड़ा सा समय लेगी बच्चों, कुछ सेकंड का समय तो लेगी ही। तब वो धीरे धीरे पुतली बड़ी हो जाएगी। जब पुतली बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों, जब पुतली बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश प्रवेश करने लगेगा और थोड़ी देर बाद आपको वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। एक एग्जांपल और देता हूँ। आप किसी अंधेरे कमरे में से निकल के जाइए बाहर, जहाँ बहुत धूप निकल रही हो, तो आपकी आँख बड़ा चौंध सा लगता है आँख पर, क्योंकि आप जब अंधेरे में थे, कम रोशनी में थे, तो आपकी पुतली का साइज बड़ा था। जब बाहर निकले तो जब शटर ज़्यादा खुला हुआ है तो ज़्यादा प्रकाश जा रहा है तो चौंध लगेगा, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप सिनेमा थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, मान लीजिए फिल्म स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जैसे ही एंट्री करते हैं आपको दिखाई नहीं देता सीट्स कहाँ हैं, क्योंकि आप रोशनी से आए हैं दिन में। अगर दिन में जा रहे हैं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर खड़े रहिए, आपको सीट्स थोड़ी देर बाद दिखाई देने लगेंगी। मूवी ख़त्म होने के बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको बहुत ज़्यादा चौंध लगेगा, ज़्यादा रोशनी लगेगी। तो वो क्या है बच्चों? पुतली का छोटा या बड़ा होना। तो पुतली, देखिए बच्चों, ईश्वर ने कैसी ऑटोमेटिक आँख बनाई है। आपको कोई बटन नहीं दबाना, आपको कुछ सोचना नहीं है, ये स्वयं कर रही है ये काम। कितनी मात्रा प्रकाश की जानी है, कितनी नहीं जानी है, ये डिसाइड करती है पुतली, नेत्र तारा। ठीक है बच्चों, पुतली के बाद आता है लेंस। ये एक जेली टाइप होता है बच्चों, जेली आपने देखी होगी। तो ये विभिन्न परतों से बना एक जेली जैसा एक लेंस होता है, जो कि सीलियरी मसल्स, ये मांसपेशियां हैं, इनको क्या कहेंगे? सीलियरी मसल्स, इनसे लटका रहता है। ये जो दिख रही हैं ये लेंस लटका हुआ है, जैसे मैंने यहाँ ये लटका, ये सीलियरी मसल्स हैं बच्चों। ये क्या हैं? इन्हीं से टिका हुआ है ये लेंस। ये हैं सीलियरी मसल्स। ठीक है बच्चों, सीलियरी मसल्स तक पहुंच गए। अब ये सीलियरी मसल्स सिकुड़ सकती हैं, दबाव डाल सकती हैं। लेंस पर दबाव डालेंगी, ये लेंस बच्चों मोटा या पतला हो जाता है। ठीक है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो सीलियरी मसल्स के बाद फिर एक द्रव भरा होता है जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कांचाभ द्रव। तो बच्चों, ये आँख की बनावट रही, सब चीज़ मैंने बता दी। नेत्र लेंस बता दिया, एरिस बता दी, नेत्र तारा बता दिया, जलीय द्रव, कॉर्निया, मांसपेशियाँ, दृष्टिपटल, दृढ़पटल, कॉरोइड, पीतबिंदु, अंधबिंदु, प्रकाशिक तंत्रिकाएं, सब बातें हो गई। ठीक है, मैंने यहाँ भी समझा के आपको बता दिया। ये बच्चों क्या था? आँख का ये जो हिस्सा था, पता है, कॉर्निया था। तो सबसे पहला शुरुआत आँख की कॉर्निया से होती है। फिर समझ लें एक बार संक्षेप में, सबसे पहले कॉर्निया आएगी, कॉर्निया के बाद फिर क्या आएगा बच्चों? जलीय द्रव आएगा। जलीय द्रव के बाद ये एक पर्दा होगा, एक झिल्ली होगी अपारदर्शी, जो आइरिस है, और आइरिस के ठीक बीचों बीच में एक छेद है, जिसे द्वार है, छेद है, द्वार है। पारदर्शी मतलब पारदर्शी हिस्सा है बच्चों वो। द्वार क्या, छेद का मतलब ऐसा नहीं वहाँ है ही नहीं कुछ, पारदर्शी है उतना हिस्सा। मैं छेद गलत कह गया हूँ बच्चों, इतना भाग उसका पारदर्शी है।
तो वही क्या है, पुतली है, नेत्र तारा है। ठीक है, ये सीलरी मसल्स हैं। फिर इसके बाद की स्ट्रक्चर आप समझ ही चुके हैं। सबसे बाहर का आवरण क्या है बच्चों, दृढ़ पटल है। उसके बाद का आवरण रक्तक पटल है, लिखा है कि नहीं, रक्तक पटल, कोरोइड, इसी को रक्तक पटल कहते हैं बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, रक्तक पटल। कोरोइड तो इंग्लिश का शब्द हो गया, यानी CHOROID, कोरोइड, रक्तक पटल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद रेटिना है, दृष्टि पटल। फिर दृष्टि पटल के और इस लेंस के बीच में तो द्रव भराई है, जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। तो ये रही बच्चों आँख की बनावट। अब एक चीज़ और पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आसानी होगी। मैं इस बोर्ड को साफ कर लूँ तब तक। हाँ तो बच्चों अब पढ़ने जा रहे हैं हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता। क्या है बच्चों समंजन क्षमता? देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। कुदरत का खेल देखिए बच्चों, दैट इज एकोमोडेशन, या ऐसे कहें पावर ऑफ एकोमोडेशन, या एकोमोडेशन पावर लिख देता हूँ चलो, या ऐसे भी लिख सकते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। देखो बच्चों अभी हमने बताया कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर। अब हमारी आंख पास की वस्तु को भी देख लेती है और बहुत दूर स्थित जैसे तारे हैं, अन्य ग्रह तारे, बहुत दूर के पिंड को भी देख लेती है। तो क्या रेंज है हमारी आंख की, कैसे देख लेती है, इन चीज़ों को समझना है। तो देखें बच्चों अब एक जनरल फिगर बनाते हैं। जैसे ये हमने रेटिना बना लिया। अब डिटेल स्ट्रक्चर तो पढ़ ली है। और यहाँ ये क्या है बच्चों, कॉर्निया है, कॉर्निया से ही प्रकाश प्रवेश करता है। और ये लेंस है। मतलब उस आँख को अगर हम सिंपली पढ़ें तो इतना बना सकते हैं। ठीक है, अब पूरा कॉन्सेप्ट लेके नहीं चल रहे। तो एक बात बताना भूल गया बच्चों, वो जो लेंस था वो उत्तल लेंस होता है बच्चों। ठीक है, और ये भिन्न भिन्न अपवर्तनांक के पदार्थों से की परतों से बना होता है। अपवर्तनांक अलग अलग, उससे अलग अलग अपवर्तनांक की लेयर से मिलकर बना होता है और जेली जैसा होता है। ठीक है ना, जेली तो समझते हैं आप। तो और ये कहाँ टिका रहता है, सीलरी मसल्स से। अब बच्चों हमने ये बताया था कि ये क्या है, रेटिना है, और यहाँ से जा रही हैं ऑप्टिकल नर्व्स, उन्हें भी मत बनाइए। चलिए ये रेटिना है, ये आपको पता है ये क्या है, रेटिना है। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनेगा और येलो स्पॉट पर ही बनेगा तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। अब वो सब चर्चा नहीं कर रहे। तो देखें बच्चों, अगर वस्तु सामान्यतः जो अगर आंख स्वस्थ है, स्वस्थ मनुष्य की आंख और स्वस्थ आंख में इस लेंस का फोकस यहाँ पर होगा। फोकस दूरी कितनी होगी इस लेंस की, जिससे कि फोकस बिंदु कहाँ हो, रेटिना पर, जिससे बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें मिल करके कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर। यहाँ मिल गई और प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया बच्चों। ठीक है, यानी यहाँ अनंत से, कहाँ से आ रही हैं, बहुत दूर से, अनंत से आने वाली किरणें कहाँ मिल गई, हाँ मिल गई बच्चों, रेटिना पर। यानी इसकी फोकस दूरी कितनी हुई, जितनी लेंस से रेटिना तक की दूरी है। तो फोकस बिंदु यहीं होता है, फोकल पॉइंट, वो फोकस जो है यहाँ होगा रेटिना पर। क्लियर, स्वस्थ आँख है तो। अब बच्चों है क्या, अगर ये फोकस दूरी इतनी ही रहे तो अगर कोई व्यक्ति पास की वस्तु को देख रहा है तो उसका प्रतिबिंब तो फिर जब फोकस दूरी के हिसाब से पीछे बनेगा तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो अब क्या करना है कि पास की वस्तु देख रहे हैं तो फोकस दूरी कम होनी चाहिए, जिससे कि प्रतिबिंब यहीं पर आ जाए। तो इसके लिए क्या होगा, फोकस दूरी कम कब होगी, जब ये लेंस मोटा हो जाए। हमने बताया था कि पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तो पास की वस्तु देखेंगे बच्चों तो ये सीलरी मसल्स जो हैं, ये मसल्स ये इस लेंस पर दाब डालती हैं ऐसे, और लेंस पिचक के मोटा हो जाता है यही लेंस। तो फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे ये जो किरणें जा रही थी वो रेटिना पर ही मिल जाती हैं और हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो अब बच्चों
ये मांसपेशियाँ, और फिर अब दूर का देख रहे हैं तो ये मांसपेशियाँ अपना दाब हटा लेती हैं, लेंस फिर फैल जाता है, पतला हो जाता है और दूर की वस्तु देख। ये क्रिया इतनी जल्दी हो जाती है हमें पता भी नहीं लगती। तो इसी क्षमता को लेंस, भाई अलग अलग स्थित वस्तुओं को देखेंगे, आप ये चाहेंगे कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने तो फोकस दूरी बदलनी होगी। आप रेटिना को तो नहीं बदल सकते कि रेटिना को पीछे खिसका दें, वो तो स्ट्रक्चर है मानव नेत्र की, उसमें हम हेरफेर नहीं कर सकते। न ये कर सकते हैं कि लेंस आगे आ जाए, ना रेटिना पीछे कर सकते हैं, ना रेटिना आगे कर सकते हैं, ये तो फिक्स है वही दूरी। ये लेंस मोटा पतला होगा तो मानव नेत्र द्वारा स्वयं ही अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है? मानव नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ गए होंगे कि मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी को ज़रूरत के हिसाब से, कि हम दूर की वस्तु देख रहे हैं या पास की देख रहे हैं, उस हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को मोटा पतला करके एडजस्ट कर लेता है। यही है एकोमोडेशन, इसी को मानव नेत्र का समंजन कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गई बात। अब देखें, एक बात और सुने, जब इसकी भी एक सीमा है कि ये लेंस, ये मांसपेशियां कितना दाब डाल सकती हैं, उसकी एक सीमा है, उसके बाद ये दाब नहीं डाल सकती। लेंस को एक निश्चित मोटाई तक ही दाब डाल के निश्चित मोटाई तक ही मोटा कर सकती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक निश्चित दूरी से कम दूरी का नहीं देख सकते। आप एक किताब लीजिए, आप प्रयोग करके देखें, आपकी आँख कि जो सीलियरी मसल्स हैं वो दाब डाल रही हैं, लेंस मोटा होता जा रहा है, लेंस मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, अब इसकी सीमा समाप्त, अब इससे ज़्यादा मोटा नहीं कर पा रहा, तो अब मैं इसको और पास लाऊंगा तो अब ये मुझे पढ़ने में नहीं आएगा, यहाँ जो भी लिखा है, या स्पष्ट मुझे अपना हाथ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब उसकी जो क्षमता थी वो पूरी क्षमता लगा चुकी है, एकोमोडेशन पूरा हो चुका है। इसलिए हमें एक निश्चित दूरी तक ही दिखाई देता है, उससे ज़्यादा पास का देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, और दूर में कितना ही दूर देख लो, अनंत तक देख सकते हैं। तो बच्चों, मानव नेत्र कम से कम जितनी दूरी तक देख सकता है, यानी वही दूरी, वो बिंदु कहलाता है निकट बिंदु। क्या कहलाता है? निकट बिंदु। आँख का, मानव नेत्र का निकट बिंदु, ये निकट बिंदु हो गया। इसके पास और मैं वस्तु को ले जाऊंगा तो प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनेगा, रेटिना पे नहीं बनेगा और स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। आप इस काम को कर सकते हैं। तो बच्चों, ये निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट ऑफ आई, अब ये कितनी दूर होता है, यानी कितनी दूर तक का हम देख सकते हैं? तो मानव नेत्र से निकट बिंदु तक की जो दूरी है वो कहलाती है, इस दूरी को क्या नाम देंगे वो लिख दूं मैं, ये जो दूरी है इस दूरी को क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि यानी यहीं तक स्पष्ट देख सकते हैं। देख मैं यहाँ भी सकता हूँ बच्चों, मुझे दिख रहा है कि ये हाथ है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा जैसा है। स्पष्ट, जहाँ तक स्पष्ट दिखता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इस दूरी को क्या कहेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगर आपकी आंख स्वस्थ है, यानी स्वस्थ आंख की जो न्यूनतम दूरी है, जो निकट बिंदु है, वो 25 सेंटीमीटर पर होता है बच्चों। अब किसी की आंख में दोष है तो ये अलग होगा। तो 25 सेंटीमीटर तक हम स्पष्ट देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हुई और ये निकट बिंदु हुआ, यानी निकट ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर तक का देख सकते हैं, इतनी पास तक का देख सकते हैं, दूर तक का नहीं, इतने पास तक का। अब कितने दूर तक का देख सकते हैं? जितने दूर तक का देख सकते हैं उसे कहते हैं दूर बिंदु, फार पॉइंट। और ये बच्चों होता है इन्फिनिटी, अनंत, क्योंकि हमारी आंख अनंत तक देख सकती है, दूर की कोई सीमा नहीं है।
जहाँ तक है वस्तुएं हम देख सकते हैं। तो कहना चाहिए जो आँख की जो परास हुई देखने की वो कितनी हुई बच्चों, 25 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक देख सकती है, अनंत तक, इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, कहाँ तक देख सकती है, अनंत तक, ये आपको ध्यान रखना होगा, अनंत तक देख सकती है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि जो दृष्टि का जो परास है इसी को हम रेंज ऑफ विजन कहते हैं, यानी हमारी आँख कहाँ तक देख सकती है उसकी परास, रेंज ऑफ विजन। अब बच्चों तो फार पॉइंट अनंत पर हुआ और नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर पर हुआ। अगर ये कम ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी आँख में डिफेक्ट आ गया है, तो हमारी आँखों पर गिलास चढ़ना ही चढ़ना है, चश्मा लगना ही लगना है। मेरी आँखों में भी दोष है बच्चों, मेरी आँखों में 2 दोष हैं, निकट दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष। अभी दोषों की बात नहीं कर रहे, दोषों की बात अगले लेक्चर में करेंगे, अभी केवल यही बात कर रहे हैं। तो समंजन क्षमता समझ में आ गई होगी बच्चों, उम्मीद है मुझे, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बात और बताता हूँ बच्चों, जब हम अनंत का देख रहे होते हैं, बहुत दूर की वस्तु का देख रहे होते हैं, उस समय लेंस सबसे पतला होता है, ये मांसपेशियां कोई दाब नहीं डाल रही होती हैं, यानी हमारी आँख श्रांत अवस्था में होती है। तो उस समय हमारी आँख की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, श्रांत अवस्था, रिलैक्स्ड पोजीशन। हमारी आँख रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है, कोई दबाव नहीं है मांसपेशियों का लेंस के ऊपर। आगे बात समझ बच्चों। और जब हम पास का देख रहे होते हैं और जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है यहाँ पर देख रहे होते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम हो चुका है दबाव, आँख पर मैक्सिमम एकोमोडेशन हो गया। ठीक, सबसे ज़्यादा एकोमोडेशन नियर पॉइंट पर होगा और फार पॉइंट पर कोई दबाव नहीं होगा मांसपेशियों का, इसलिए हम क्या कह देते हैं उसको, आँख की श्रांत अवस्था कहलाती है बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आपने मानव नेत्र की बनावट सीख ली, प्रतिबिंब कैसे बनता है वो सीख लिया। ठीक है, तो फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। वैसे मैंने कोशिश की है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते होता है कि कोई चीज़ बच्चों दिमाग में आई, ये पढ़ाएंगे लेकिन दूसरी बात में रह जाती है, हो सकता है कोई चीज़ छूट गई हो, वो एक अलग चीज़ है। तो अब हम ये कह रहे थे बच्चों, अगर फार पॉइंट हमारा अनंत पर न रहे, नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर पर न रहे, तो इसका मतलब हमारी आँख में दोष आ चुका है, डिफेक्ट आ चुका है। तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारी आँख में क्या क्या दोष आ जाते हैं। बच्चों आप ये कह रहे होंगे सर फिजिक्स पढ़ा रहे थे, बायोलॉजी कहाँ से ले आए? नहीं बच्चों, ये भी एक फिजिक्स का ही हिस्सा है। भाई आँख है तो कैमरा, प्रकाशिक यंत्र है, बायोलॉजी का भी हिस्सा हुआ। भाई बायोलॉजी वाले अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। भाई हो सकता है कि मैं इतना अच्छे तरीके से न पढ़ा पाया हूँ, क्योंकि मैं भाई फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मैंने फिजिक्स के हिसाब से पढ़ाया है। बायो वाले बनावट अच्छी तरीके से समझा लेंगे, तो अपने बायो वाले सर से आँख की स्ट्रक्चर सीख लेना अगर नहीं समझ में आई हो तो। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं कल।